हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर, क्लास 10 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर के अंदर जो ये पर्टिकुलर वीडियो है, इसमें हम फर्स्ट 3 यूनिट्स कवर अप करेंगे। बहुत ही इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन है टोटली, जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी यहाँ पे कवर अप किया गया है और नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। चैप्टर की शुरुआत होती है इस इमेज के साथ, जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो भाई जो 4 प्रिंट्स थे, फ्रेडरिक सूरो नाम के एक जो आर्टिस्ट हैं, फ्रेंच आर्टिस्ट, इन्होंने 1848 में एक सीरीज़ 4 प्रिंट्स की प्रिपेयर की थी, जिसमें से पहला प्रिंट ये हमें दिखाया गया है। ठीक है, और एक्चुअली ये इनका एक जो ड्रीम है, जिसमें इन्होंने वर्ल्ड को इमेजिन किया है कि भाई द होल वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ठीक है, तो वो उन्होंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ये जो पहला प्रिंट है जिसको हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें हम देख पा रहे हैं कि भाई एक बड़ी सी लंबी सी जो यहाँ पे लाइन है, लोगों की भीड़ वो चलती चली आ रही है। यूरोप और अमेरिका के लोग हैं ये। ठीक है, और जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से होकर के निकल रहे हैं, एंड दे आर पेइंग होमेज टू इट, मतलब वो उसको रिस्पेक्ट ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पे दिखाया गया है, इसके एक हाथ में जो है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। ठीक है, अगर हम बात करें फोरग्राउंड की बात करें, ज़मीन पे ऐसे जैसे हमें लग रहा है कि कागज़ के बहुत सारे टुकड़े फटे हुए पड़े हैं, तो ये एक्चुअली क्या सिंबलाइज़ करते हैं? दे सिंबलाइज़ द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, यानी जो मोनार्की है, डिक्टेटरशिप वगैरह है डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, वो ख़त्म हो गई है। तो उसके रिमेन्स को दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे हमें डिफरेंट जो एंजल्स हैं, गॉड्स हैं, सभी क्या कर रहे हैं भाई, एक साथ आके दिखाया जा रहा है कि सभी एक साथ आ चुके हैं। तो ये फ्रैटर्निटी को सिंबलाइज़ करता है, जैसे कि हम यहाँ पे इवन लिखा भी देख सकते हैं, फ्रैटर्निटी हमें लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक, तो जैसे कि धरती पे सारे लोग एक साथ आ गए हैं, इसी तरह से ऊपर जो गॉड्स एंड एंजल्स हैं, दे हैव ऑल्सो कम टुगेदर टू सिंबलाइज फ्रैटर्निटी। ठीक है, अब ये जो सूरो का यूटोपियन विजन है, यूटोपियन वर्ड का यूज़ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत ही आइडियलिस्टिक व्यू है, जो कि एक्चुअली में पॉसिबल होना बहुत ही कठिन बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग हैं जिनको हम देख पा रहे थे इस इमेज के अंदर, ठीक, दे हैव ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन, अलग अलग नेशन के फॉर्म में इन्हें दिखाया गया है। ठीक, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके फ्लैग से, उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से। इस प्रोसेशन को लीड कौन कर रहा है, यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है कि भाई यूएस जो है यहाँ पे, और स्विट्ज़रलैंड जो है यहाँ पे लीड कर रहा है, उसके पीछे फ्रांस और जर्मनी है। ठीक, और बाकी फिर लाइन से अदर कंट्रीज़ भी मौजूद हैं। फ्रॉम हेवन अबव, मतलब ऊपर से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स, दे आर गेजिंग अपॉन द सीन, ये लोग सभी लोग इस दृश्य को देख रहे हैं, और इनको एक्चुअली में आर्टिस्ट ने यहाँ पे यूज़ किया फ्रैटर्निटी को सिम्बलाइज़ करने के लिए। ठीक है, बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो ये जो पहला हमारा टॉपिक था, ठीक है, फ्रेडरिक सूरो का जो यूटोपियन विजन है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है पॉइंट वाइज इस आंसर को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा डिफरेंस बिटवीन नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट। बात करेंगे नेशन स्टेट की। तो भाई नेशन स्टेट जो हैं, कह रहा है कि दे हैव एमर्ज्ड आफ्टर ओवरथ्रोइंग मोनार्की एंड डायनेस्टी रूल इन यूरोप। ठीक है, जबकि मॉडर्न स्टेट की बात करें तो ये एक तरह से उसी नेशन स्टेट का ही एक डेवलप्ड फॉर्म है, इवॉल्व फॉर्म है। ठीक है, मॉडर्न स्टेट्स में एक सेंट्रलाइज्ड पावर अथॉरिटी देखने को मिलती है। नेशन स्टेट में कह रहा है कि भाई सिटीजन्स केम टू डेवलप अ कॉमन आइडेंटिटी, मतलब एक ऐसा स्टेट जो एक कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन ट्रेडिशंस पे बेस्ड होता है, उसको हम एक नेशन स्टेट कहते हैं। जबकि मॉडर्न स्टेट में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग एक साथ रहते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई जो नेशन स्टेट्स हैं वही डेवलप होकर मॉडर्न स्टेट्स बन गए हैं। ठीक है, बात करेंगे यूनिट 1 की, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्लियर एक्सप्रेशन देखने को मिलता है नेशनलिज्म का पूरे यूरोप में, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जो कि 1789 का आप क्लास 9 के अंदर पढ़ते हो। ठीक, यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के चलते, जहाँ पे बेसिकली सबसे बड़ा इवेंट अगर देखा जाए तो वो यही था कि भाई जो सोवरेनिटी थी उसका ट्रांसफ़र हो जाता है मोनार्की से एक बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन के हाथों में, यानी नेशनल असेंबली फॉर्म होती है और उसके हाथ में पावर आ जाती है, जो कि एक्चुअली थर्ड स्टेट के मेंबर्स ही थे। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे लिए बनता है कि भाई जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे दे हैव अडॉप्टेड, बहुत सारे मेजर्स यहाँ पे अडॉप्ट किए जाते हैं, प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती हैं ताकि लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग को डेवलप किया जा सके। तो क्या यहाँ पे मेजर्स अडॉप्ट किए गए थे, ये हमारे लिए क्वेश्चन रहता है। तो एक एक करके इन मेजर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्रे एंड ला सिटोइन, ये दीज वर एम्फेसाइज, मतलब इन पे जोर दिया गया कि भाई जैसे भारत में हम लोग भारत माता की बात करते हैं, ठीक, हम अपने कंट्री को भारत माता कह के एड्रेस करते हैं, इन द सेम में यहाँ पे ला पैट्रे कह के एड्रेस करने की बात की गई, द फादरलैंड कह के एड्रेस करने की बात की जा रही है, ठीक है। दूसरा, एक नया फ्रेंच फ्लैग यहाँ पे जो है अडॉप्ट किया जाता है, ट्राई कलर, जिसको एक्चुअली में पुराना जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको रिप्लेस कर उससे मतलब उसे रिप्लेस करता है नया फ्लैग। इसके बाद एक स्टेट जनरल नाम की एक पॉलिटिकल बॉडी यहाँ पे बन जाती, जो पहले हुआ करती थी एक्चुअली में स्टेट जनरल नाम की पॉलिटिकल बॉडी, उसको जो है हटा दिया जाता है और उसकी जगह यहाँ पे नेशनल असेंबली आ जाती है, ठीक। नए हिम्स कंपोज किए जाते हैं, ओथ्स ली जाती हैं, मार्टियर्स को कमामरेट किया जाता है यानी शहीदों को याद किया जाता है। ये सब जो है देश के नाम पे, नेशन के नाम पे किया जाता है। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा यूनिफॉर्म लॉज की बात यहाँ पे की जा रही है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ वगैरह को अबॉलिश कर दिया जाता है और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर अडॉप्ट किया जाता है। रीजनल जो डायलेक्ट्स हैं, भाषाएं हैं, उनको डिस्करेज किया जाता है और फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी ही जो मेजर्स हैं एक्चुअली में लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के सेंस को डेवलप करने के लिए अडॉप्ट किया गया था। अब हमारे सामने एक यहाँ पे इमेज दी जाती है अगले इसी पेज में, जो कि एनसीईआरटी में हमारे देखने को मिलती है हमें। तो भाई ये एक्चुअली में क्या दिखा रहा है इसको हम समझ लेते हैं, ठीक। तो ये एक कवर पेज है जर्मन एल्मनैक का, एल्मनैक यानी कि जैसे एनुअल कैलेंडर होता है, ठीक, जिसको डिज़ाइन किया है जर्नलिस्ट एंड्रियाज रेबमैन ने 1798 में। इमेज जो ये पहला वाला है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल दिखाया गया है, ठीक। और उसी के जस्ट नेक्स्ट अगर हम देखें दूसरा वाला, तो यहाँ पे एक दूसरा फोर्ट्रेस है जो कि जर्मन जो प्रोविंस है कैसल, ठीक है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। फोर्ट्रेस विच मेंट टू रिप्रेजेंट द बैशन ऑफ डेस्पोटिक रूल, मतलब जो डेस्पोटिक रूल है जर्मन प्रोविंस कैसल में उसको ख़त्म करने की बात की गई इसी तरीके से, ठीक है। तो ये इसलिए दोनों को साथ में यहाँ पे दिखा दिया गया है। नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, तो जैसा कि भाई हम सभी जानते हैं कि भाई 1804 में नेपोलियन फ्रांस का एम्परर अपने आप को उसने डिक्लेयर कर दिया था और इसके बाद जो भी टेरिटरीज़ यहाँ पे फ्रेंच आर्मी एक्वायर करती है, इन सारी ही टेरिटरीज़ के अंदर नेपोलियन जो है बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करता है जो कि ऑलरेडी उसने फ्रांस में पहले ही से इंट्रोड्यूस कर दिए थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव, स्पेशली अगर बात की जाए एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशनरी यहाँ पे रिफॉर्म्स इसने इंट्रोड्यूस किए पूरे सिस्टम को और ज़्यादा रैशनल और एफिशिएंट बनाने के लिए। एक कंपाइलेशन हम कह सकते हैं कि ऐसे ही सारे रिफॉर्म्स का एक कंपाइलेशन जो है, इसी को हम नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 या सिविल कोड ऑफ 1804 कह सकते हैं। बात करें कि कौन कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे, तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास नेपोलियनिक कोड। सबसे पहले तो इन्होंने जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिले हुए थे फ्रांस के अंदर नोबल्स क्लर्जीज वगैरह को, वो ख़त्म कर दिए। दूसरा, इन्होंने ही इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ और राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है ग्रांट किया। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया, जैसे कि एक एग्जांपल मिलता है हमको कि भाई बहुत छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ हुआ करती थी, उनको यूनाइट करके एक 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन बना दिया जाता है, ठीक है। इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को यहाँ पे अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम या फ्यूडलिज्म एक ही बात होती है। अब फ्यूडलिज्म की अगर हम बात करें तो भाई ये एक ऐसा सिस्टम है जैसे हमारे यहाँ ज़मींदारी व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है, उसी तरह से यूरोप के अंदर फ्यूडलिज्म पॉपुलर था, ठीक, जहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी और उनकी ज़मीनों पे किसान, छोटे किसान या जो लैंडलेस पीजेंट्स हुआ करते थे वो काम करते थे और बदले में उनको जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता था बाय द पीपल ऑफ दिस हायर रैंक्स, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म आता है कि भाई इन्होंने सर्फडम को भी ख़त्म किया यहाँ पे। सर्फडम यानी सर्फ जो हुआ करते थे एक्चुअली में ये पूरेस्ट पीजेंट्स हुआ, सबसे गरीब जो किसान हुआ करते थे, टाइप ऑफ स्लेव भी हम इन्हें कह सकते हैं, ठीक। लैंड लॉर्ड्स ओन द सर्व्स, एक्चुअली जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे दे ओन द सर्व्स और ये इन्हीं की ज़मीनों पे रहते थे। अब जो ज़मीन इन्हें रहने के लिए दी गई, जगह रहने के लिए दी गई, उसके बदले में सर्व्स इनकी ज़मीनों पे काम करते थे, खेती करते थे और अपने लिए भी और उनके लिए भी, ठीक है। मेनोरियल ड्यूज़ की बात करेंगे, मेनोरियल ड्यूज़ को भी यहाँ पे ख़त्म किया गया। तो मेनोरियल ड्यूज़ क्या थे पहले तो ये समझ लेते हैं। भाई इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे हम अपना घर किसी को रेंट पे रहने के लिए देते हैं तो
भाई हम उससे रेंट लेते हैं। इसी तरह से मेनोरियल ड्यूज़ भी क्या है, एक फ़ीस है जो पीजेंट्स या सर्व्स या फार्मर्स ओ करते हैं एक्चुअली में किसको, नोबल्स को, ठीक है, जो उनका एक्चुअली में लैंडलॉर्ड है। नेक्स्ट, टाउन एरियाज़ में इन्होंने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया। अब गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं भाई, जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाते हैं ऑन द एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन, इन्हीं को गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस कहा गया है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी यहाँ पे इम्प्रूव किया गया। तो ये हो गए सारे रिफॉर्म्स जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए थे फ्रांस के अंदर भी, और जो भी फर्दर जो फ्रेंच आर्मी ने टेरिटरीज एक्वायर की वहाँ पे। एक स्टेटमेंट आता है हमारे पास कि इन द एरियाज कॉन्कर्ड द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वाज मिक्स्ड। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। तो जो भी एक्चुअली में हम इसका आंसर बहुत सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि जो रिफॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए वो काफ़ी अच्छे थे। तो इन रिफॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, वर्कर्स थे, बिजनेसमैन थे, दे वर इन्जॉइंग अ न्यू फाउंड फ्रीडम। उन्हें लग रहा था कि भाई यूनिफॉर्म लॉज के आ जाने की वजह से, स्टैंडर्डाइज वेट और सिस्टम में जो सिस्टम लाया गया वेट और मेजर का, एक कॉमन नेशनल करेंसी लाई गई, इन सारी चीज़ों से जो ट्रेड है काफ़ी आसान हो जाएगा, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस वजह से इनिशियली कहा जाए तो फ्रेंच आर्मी जो है, नेपोलियन जो है, देवर वेलकम्ड एज हार्विंगर्स ऑफ लिबर्टी, है ना। लोग इनको देख रहे थे कि भाई ये इन्हें लिबरेट करने के लिए आए हैं, ठीक है। बट वही बात है कि जो शुरुआती एंथुजियाज़म था वो जल्दी ही हॉस्टिलिटी यानी कि विरोध में बदल जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न था वो हमें अगले पॉइंट में बताया गया है। सबसे पहले कि जो भी टेरिटरीज़ फ्रेंच आर्मी ने एक्वायर की वहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए एकदम से। दूसरा, इन्होंने सेंसरशिप इम्पोज कर दी। और तीसरा, यहाँ पे जो है ज़बरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा था, ठीक। इन 3 बातों की वजह से यहाँ पे जो एडवांटेजेस यहाँ पे लोगों को लग रहे थे नेपोलियनिक कोड में, वो सारे ही जो हैं आउटवे हो जाते हैं। यानी लोग जो एंथुजियास्टिक थे शुरुआत में वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा वो एक्चुअली में एक इमेज हमें इसी पेज पे दी जाती है। इसको समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो जब भी एक्चुअली में नेपोलियन का जिक्र आता है तो हम कहते हैं कि सबसे पहला बैटल जो नेपोलियन हारा था वो बैटल ऑफ वाटरलू था 1815 का। बट एक्चुअली उससे भी पहले एक बैटल ये हार चुका था जिसे बैटल ऑफ लीप्जिग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे उसी को दिखाया गया है कि नेपोलियन जो है बैटल ऑफ लीप्जिग हारने के बाद जो है फ्रांस वापस जा रहा है, और एज अ पोस्टमैन उसको यहाँ पे दिखाया गया है, जिसके बैग से यहाँ पे लेटर्स नीचे गिरते चले जा रहे हैं। और उन लेटर्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, ये वो उन टेरिटरीज़ के नाम हैं जो एक्चुअली वो हार चुका है, ठीक है। नेक्स्ट एक इमेज जो हमें देखने को मिलती है इसके बाद वो है ये इमेज जो हमारे सामने हमें दिख रही है। इसका टाइटल है एक्चुअली में द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़ुईब्रकन, जर्मनी, ठीक है। जर्मनी का जो शहर है ज़ुईब्रकन, यहाँ पे ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट करते हुए लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो प्रिंट है एक्चुअली में इसे जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रेड्स ने पेंट किया है, ठीक। जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो फ्रेंच आर्मी है वो जो टाउन है ज़ुईब्रकन का उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक। जो फ्रेंच सोल्जर्स हैं उनको हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं उनके ब्लू, वाइट और रेड यूनिफॉर्म से, ठीक। और उनको एज ऑप्रेसर यहाँ पे दिखाया गया है, एक्चुअली में एज ऑप्रेसर दिखाया गया है यहाँ पे। नाउ कमिंग टू द यूनिट 2, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि भाई अगर हम 18वीं सेंचुरी का मैप उठा के देखते हैं यूरोप का, तो जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये सभी जो थे किंगडम्स, डचीज़ और कैंटन्स में डिवाइडेड थे, जहाँ पे जो रूलर्स थे दे वर रूलिंग देयर ऑटोनॉमस टेरिटरीज़, ठीक है। मतलब मैप बिल्कुल ही डिफरेंट था जैसे कि आज है उससे, ठीक। क्योंकि ये सारे ही जो कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं ये सभी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थे। डचीज़ और कैंटन्स एक्चुअली में सब पार्ट्स हैं किसी टेरिटरी के, ठीक है। उनके लिए वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे। इन टेरिटरीज़ के अंदर जो है डाइवर्स पॉपुलेशन रह रही थी, ठीक। वो उनमें कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली बात नहीं थी, कॉमन कल्चर की बात नहीं थी, ठीक। और ये सभी लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करते थे, ठीक। इसी पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि भाई एग्जांपल दे करके हम इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर था दैट वाज रूलिंग ओवर ऑस्ट्रियन हंगरी, ये एक पैचवर्क था बहुत अलग अलग रीजन्स का और पीपल का, ठीक है। तो इस बात को हम जस्टिफाई कर सकते हैं यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट दे करके। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में एक तो एल्पाइन और बोहेमिया रीजन्स आते थे, जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी जो थी मेजरली देखा जाए जो जर्मन स्पीकिंग थी,
इसके अलावा 2 इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी इसका हिस्सा थी, लोम्बार्डी और वेनेशिया। ठीक। हंगरी की अगर बात करें, जिसकी हम बात ही कर रहे हैं यहाँ पे, हंगरी में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे मग्यार यानी कि हंगेरियन लैंग्वेज बोलती थी और आधी जो है अलग अलग भाषाएं बोलती थी। गलेशिया में यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी जो है पॉलिश लैंग्वेज बोलती थी। और इनके अलावा जो ये डोमिनेंट ग्रुप्स थे, इनके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी जो है पीजेंट्स की भी रहा करती थी। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो ये बताया जाता है कि भाई सोशली और पॉलिटिकली दोनों तरीके से सबसे ज़्यादा डोमिनेंट क्लास कोई थी अगर यहाँ पे यूरोप के अंदर, तो वो थी एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी यानी कि रूलिंग क्लास। इस बात को हम जस्टिफाई कर सकते हैं इस बात से कि भाई ये दे ओन स्टेट्स, बड़े बड़े स्टेट्स इनके पास थे, टाउन हाउसेज ओन करते थे लोग, और साथ ही साथ ये लोग आपस में वेल कनेक्टेड थे बाय द टाइज ऑफ मैरिज। ठीक है। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे बर्थ ऑफ न्यू मिडिल क्लास की। तो विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कह सकते हैं, अर्बनाइजेशन की ग्रोथ की वजह से यहाँ पे नए सोशल ग्रुप्स एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, जैसे कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लास वगैरह। ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट में हमें बताया गया कि ज़्यादातर जो भी रेवोल्यूशंस हुए, ठीक है, या कह सकते हैं कि जो नेशनल यूनिटी का आइडिया था, इट गेन्ड पॉपुलैरिटी स्पेशली अमंग द एजुकेटेड मिडिल क्लास, है ना। नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म या लिबरलिज्म की अगर बात करें तो इसके लिए लैटिन वर्ड जो है वो लिबर है, जिसका मीनिंग होता है फ्री। अब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग एक्चुअली हमें बताया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू मिडिल क्लास के लिए। मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है। पॉलिटिकली अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन बाय द कंसेंट ऑफ पीपल। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो ऑटोक्रेसी थी, ऑटोक्रेटिक रूल था मोनार्क का, वो ख़त्म हो जाए, जो प्रिविलेजेस वगैरह मिले हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएं, एक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का फॉर्मेशन। ठीक है। ये इसके फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में लिबरलिज्म का मतलब होता है। इकोनॉमिक स्फेयर में अगर हम बात करें तो लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, ज़ोल्वरीन क्या है ज़रा इसको समझते हैं। तो नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिसकी वजह से मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को उसने सिंप्लीफाई किया था, जैसे जहाँ पे बताया गया था कि भाई जो बहुत अनगिनत स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ हुआ करती थी उनको मिला करके इसने एक 39 स्टेट्स की कॉन्फेडरेशन बनाई थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि भाई इन स्टेट्स के अंदर अपनी अपनी करेंसी हुआ करती थी, अपना अपना सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर हुआ करता था, जिसकी वजह से यहाँ पे मर्चेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। ठीक है। जैसे कि कई सारे कस्टम बैरियर्स को पार करना, हर एक जगह पे कस्टम ड्यूटी पे करना, जो कि अलग अलग हुआ करती थी, और इसका कैलकुलेशन भी टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था। तो ऐसी कंडीशन जो थी या ऑब्स्टिकल थी इकोनॉमिक एक्सचेंज में, इनको सॉल्व करने के लिए ही 1834 में यहाँ पे एक कस्टम यूनियन यानी ज़ोल्वरीन बनाया जाता है। ठीक है। जिसकी शुरुआत प्रशिया ने की थी, बट बाद में और भी जर्मन स्टेट्स यहाँ पे इससे जुड़ जाते हैं। ठीक। इसने काम क्या किया ज़रा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसने जो भी टैरिफ बैरियर्स वगैरह हुआ करते तो इनको अबॉलिश किया, और नंबर ऑफ़ करेंसीज घटा करके 30 से घटा करके 2 पे लिया ये। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो नेपोलियन के डिफीट के बाद यहाँ पे जो भी यूरोपियन गवर्नमेंट थी, ठीक है, दे वर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। मतलब वो उनका जो माइंडसेट हो चुका था वो कंजर्वेटिव हो चुका था। कंजर्वेटिव्स एक्चुअली हम क्लास 9 के अंदर भी पढ़ते हैं कि भाई कंजर्वेटिव्स वो होते हैं जो चेंज में बिलीव नहीं करते हैं, तो इस्टेब्लिश जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है। जैसे मोनार्की हो गई, चर्च हो गया, सोशल हायरार्की हो गई, ठीक, इन सब चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं। अब ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे वो नहीं चाहते थे कि पुराने वो रेवोल्यूशनरी वाले डेज़ वापस आएँ, तो इसलिए उन्हें ये समझ, एक्चुअली उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो चेंजेस नेपोलियन ने इनिशिएट किए थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है मोनार्की जैसे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा मजबूत करेंगे अगर उन्हें अडॉप्ट किया जाए तो। ठीक है। बात करेंगे ट्रीटी ऑफ वियना की। तो 1815 में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे बिगर यूरोपियन पावर्स के, जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया वगैरह, जिन्होंने एक साथ मिलकर नेपोलियन को हराया था, इनकी एक मीटिंग होती है यहाँ पे वियना शहर में एक सेटलमेंट करने के लिए, एक ट्रीटी साइन करने के लिए। तो ये जो मीटिंग थी, कांग्रेस मीन्स मीटिंग, इट वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, ये होस्ट करते हैं। अब यहाँ पे सारे डेलीगेट्स मिलकर ट्रीटी ऑफ वियना साइन करते हैं 1815 में, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव का था कि जो भी चेंजेस नेपोलियन के टाइम पे आए थे उनको अंडू करना। ठीक है। सबसे पहला काम यहाँ पे होता है कि जो बर्बन डायनेस्टी फ्रांस में जिसको हटा दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, उसको वापस से रीस्टोर किया जाता है। ठीक। दूसरा,
कई सारे स्टेट्स यहाँ पे सेटअप कर दिए जाते हैं फ्रांस की बाउंड्रीज़ पे, फर्दर उसका एक्सपेंशन रोकने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि जो मेन इंटेंशन था वो पूरे यूरोप में मोनार्कीज़ को रीस्टोर करना और एक कंजर्वेटिव ऑर्डर सेटअप करना। ठीक है, इसी के बाद वाले इसी टॉपिक में लास्ट पैराग्राफ में एक क्वेश्चन हमारे लिए तैयार होता है कि भाई कंजर्वेटिव रेजाइम्स व्हिच आर सेटअप इन 1815 दे वर ऑटोक्रेटिक इन नेचर, इस बात को एक्सप्लेन करना है। तो ये दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिनसे ये बात जस्टिफाई होती है। पहला कि भाई जो भी कंजर्वेटिव रेजाइम सेटअप हुए थे ये किसी तरह का क्रिटिसिज्म, डिसेंट यानी कि विरोध बर्दाश्त नहीं करते हैं और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो उनकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करती है उसको कर्व डाउन कर देते हैं। दूसरा, इन्होंने हर एक चीज़ के ऊपर सेंसरशिप लॉज लगा दिए थे कि कुछ भी इनके खिलाफ न्यूज़पेपर में, बुक में, प्ले में, सॉन्ग में, कहीं पे भी कुछ भी इनके खिलाफ ना आने पाए। ठीक है, रेवोल्यूशनरीज़ जो टॉपिक हमारा अगला है वो है द रेवोल्यूशनरीज़, या हम यहाँ से क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि इस भाई रेवोल्यूशनरीज़ का क्या स्टेटस था यहाँ यूरोप में आफ्टर 1815। ठीक है, तो आफ्टर 1815 जैसे कि हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव रेजाइम सेटअप हो चुके थे, मोनार्कीज़ रीस्टोर हो चुकी थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये दौर था, रेवोल्यूशनरीज़ का दौर नहीं था, मतलब उन्हें उनके लिए ख़राब समय चल रहा था। तो वही बात यहाँ पे आती है कि फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। ये ज़्यादातर जो रेवोल्यूशनरीज़ थे अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बट अंडरग्राउंड होने के बावजूद ये अपना काम बंद नहीं करते हैं, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दी। ठीक, अब सीक्रेट सोसाइटी मतलब एक ऐसा एसोसिएशन जिसकी जो मेंबरशिप है या वर्किंग है वो सब कंसील्ड रहती है। ठीक, तो कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ यहाँ अलग अलग यूरोपियन स्टेट्स के अंदर बन जाती हैं जहाँ पे रेवोल्यूशनरीज़ को ट्रेन किया जाता है और रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को स्प्रेड किया जाता है। इस समय एक रेवोल्यूशनरी होने का मतलब क्या था, ज़रा ये भी समझ लेते हैं। तो इसका मतलब था कि आप मोनार्की को अपोज करेंगे और यू विल फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम। ठीक है, ज़्यादातर जो रेवोल्यूशनरीज़ थे उनके लिए क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट जो था ये एक मेजर मतलब बहुत ज़रूरी था, वो इनका पार्ट ऑफ स्ट्रगल था फ्रीडम का। ठीक है, अगला हमें एक इमेज दिखाई जा रही है इसी पेज में जहाँ पे एक क्लब ऑफ थिंकर्स को दिखाया गया है। कुछ थिंकर्स यहाँ पे एक टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने मुंह को जो है यहाँ पे एक वाइट टेप से बंद करके रखा हुआ है, जैसे कह सकते हैं हम। तो बेसिकली ये क्या सिंबलाइज़ करना चाहती है इमेज, क्या दिखाना चाहती है? तो जैसे कि हमने कहा कि भाई जो कंजर्वेटिव रिजाइम्स थे वो ऑटोक्रेटिक नेचर थे, इन्होंने सेंसरशिप लॉज लगा रखे थे हर चीज़ के ऊपर, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंकर्स हैं वगैरह, ये अपने जो आइडियाज़ हैं लिबर्टी इक्वालिटी के ये स्प्रेड नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। तो दैट्स वाई ये अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। बात करेंगे अगले, चूँकि जो रेवोल्यूशनरी वाला टॉपिक है इसी में गिसेप मज़ीनी का जिक्र आता है, इनके बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो इसको देख लेते हैं कि क्या हम पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले ये काफ़ी फेमस इटालियन रेवोल्यूशनरी हैं, इनका जन्म जो है जेनोवा में 1807 में हुआ था। एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं कार्बोनरी में। उसके बाद 24 साल की उम्र में ही वो सेंट इनटू एग्ज़ाइल, एग्ज़ाइल मतलब जो है देश से बाहर कर देना, ठीक है, या स्टेट से बाहर निकाल देना। तो 1831 में एक रेवोल्यूशन को अटेम्प्ट करने के लिए इनको ये पनिशमेंट दी जाती है। इसके बाद इन्होंने अपने एग्ज़ाइल पीरियड में ही 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, यंग इटली और यंग यूरोप के नाम से। ठीक है, मज़नी का एक स्टेटमेंट है बहुत फेमस कि ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मतलब इनका मानना है कि जो नेशंस हैं, डिफरेंट नेशंस हैं, दे आर द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो इसीलिए इटली भी जो है वो एक पैचवर्क बन के नहीं रह सकता छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम्स का, उसको भी फोर्ज कर देना चाहिए, मिला देना चाहिए एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक के रूप में। ठीक है, इन्हीं के मॉडल को फॉलो करते हुए कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड वगैरह में बन जाती हैं। और जिस स्ट्रॉन्ग तरीके से इन्होंने अपोज़ किया है मोनार्की को और इनका जो विज़न था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, ये इसने जो है कंजर्वेटिव्स को यहाँ पे डरा दिया था पूरी तरीके से। और इसीलिए मेटरनिक को जो है यहाँ पे मेटरनिक ने एक्चुअली इनको डिस्क्राइब किया है एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई किसने इनको मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर कहा है और क्यों कहा है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं। अब आ जाते हैं यूनिट 3 में, एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 48। एक तरफ जैसे कि हम देख रहे थे कि कंजर्वेटिव रिजाइम्स अपने आप को कंसोलिडेट करने में लगे हुए थे, दूसरी तरफ लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जैसे आइडियाज़ जो हैं यहाँ पे जो रेवोल्यूशंस हो रहे थे डिफरेंट अलग अलग रीजन्स में यूरोप के, वहाँ पे रेवोल्यूशनरीज़ इन आइडियाज़ के, ये कह सकते हैं ये दोनों आइडियाज़ रेवोल्यूशनरीज़ के बीच में पॉपुलर होते जा रहे थे।
और ये जो रेवोल्यूशंस हो रहे थे एक्चुअली दीज वर लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट, यानी जो कि मिडिल क्लास लोग हुआ करते थे वो इनको लीड कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहली अगर घटना देखी जाए तो वो घटित होती है सबसे पहला अपहेवल, यानी सबसे पहली जो घटना हुई वो फ्रांस में जुलाई 1830 में हुई। ठीक है, यहाँ पे जो बर्बन किंग जिनको रिस्टोर कर लिया गया था ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, ठीक, देवर ओवरथ्रोन, उनको हटा दिया जाता है। यहाँ पे लिबरल जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने इनको हटा दिया और उनकी जगह पे यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है लुइस फिलिप के अंडर में। ठीक है, अब इसके बाद एक स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ने को मिलता है कि व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ये स्टेटमेंट क्या एक्सप्लेन करता है, एक्चुअली में क्या समझाना चाहता है, इसको समझते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये समझाता है कि भाई अगर फ्रांस के अंदर कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे देखने को मिलता है। ठीक, जैसे कि जुलाई रेवोल्यूशन जो यहाँ पे होती है, ठीक है, उसकी वजह से ब्रसल्स में एक अपराइजिंग शुरू हो जाती है जिसकी वजह से बेल्जियम यूके से अलग, जो नीदरलैंड्स है उससे अलग हो जाता है। ठीक है, कह सकते हैं कि जो आइडियाज़ थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, दे हैव इंस्पायर्ड पीपल थ्रू आउट द यूरोप, पूरे यूरोप में जो आइडियाज़ थे वो स्प्रेड हो जाते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं। ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये हमारा अगला टॉपिक है। तो ग्रीस जो था ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था 15वीं सेंचुरी से, बट रेवोल्यूशनरी जो नेशनलिज्म जो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था, रेवोल्यूशंस हो रहे थे थ्रू आउट द यूरोप। ठीक है, इन्हीं के चलते यहाँ पे भी जो है एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है इंडिपेंडेंस का, ग्रीक जो नेशनलिस्ट थे उनकी तरफ से, जिसकी शुरुआत एक्चुअली में 1821 में होती है। जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस में, इनको सपोर्ट मिलता है दूसरे ग्रीक से जो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर रह रहे होते हैं। ठीक, या बहुत सारे वेस्ट यूरोपियन जिनको सिंपैथी थी एंशिएंट ग्रीक कल्चर से। इसके अलावा पोएट और आर्टिस्ट जो थे उन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पे सपोर्ट मोबिलाइज़ करने के लिए। दे हैव स्टार्टेड प्रेजेंटिंग ग्रीस एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल मतलब बर्थ प्लेस, है ना। दूसरा जैसे एक एग्जांपल मिलता है इसी के कि भाई एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन नाम के, जिन्होंने फंड्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए और बाद में वो जो ये वॉर था इसमें लड़ने भी गए और वहाँ पे वो बिकॉज ऑफ सम डिजीज़ फीवर जो है 1824 में उनकी डेथ हो जाती है। फाइनली जा करके ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के ज़रिए की वजह से यहाँ पे 1832 में ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। ठीक है, बात करेंगे अगले टॉपिक की, रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई जो नेशनलिज्म जो डेवलप हुआ है या नेशनलिस्टिक फीलिंग जो लोगों के बीच में पॉपुलर हुई हैं, इसके पीछे सिर्फ वॉर्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं है, कल्चर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे आइडिया ऑफ नेशन को क्रिएट करने में। ठीक है, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज़, म्यूज़िक वगैरह इन सब से भी जो है नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को यहाँ पे शेप करने में हेल्प मिली है। तो बात करेंगे रोमांटिसिज्म की, जो कि एक कल्चरल मूवमेंट है एक्चुअली में, जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट लोगों में डेवलप करने की कोशिश की जाती है। रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स जैसे कि फ़िलासफ़र्स वगैरह हो गए, ठीक है, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न इन साइंस को, और इन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए इमोशन, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स के ऊपर। ठीक है, जर्मन फ़िलासफ़र एक हैं जिनका नाम बताया जा रहा है जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। इन्होंने कहा कि भाई जो ट्रू जर्मन कल्चर है इसको हम जो आम लोग हैं उन्हीं में ढूंढ सकते हैं। बेसिकली इनका कहना है कि जो है फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक डांसेस के थ्रू जो है ट्रू स्पिरिट जो है नेशन की वो पॉपुलराइज़ की जा सकती है। सो इसीलिए यहाँ पे जो फोक कल्चर है, ठीक है, या फोकलोर्स हैं, इनके कलेक्शन और रिकॉर्डिंग वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसको एक अहम हिस्सा माना जाता है टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। एम्फेसिस यहाँ पे जोर दिया जाता है वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस पे, कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर्स पे, ठीक है, जिससे जो एंशिएंट नेशनल स्पिरिट है उसको रिकवर किया जा सके। बल्कि साथ ही साथ मॉडर्न नेशनलिस्टिक मैसेज जो है उसको एक बड़े ऑडियंस तक, लार्ज ऑडियंस तक, लार्ज पॉपुलेशन तक पहुंचाया जा सके, जो कि ज़्यादातर अभी तक इलिटरेट थी। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, हाउ लैंग्वेज एंड फोकलोर हैज़ प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स इन पोलैंड, पीपल ऑफ पोलैंड। पोलैंड जिसका पार्टीशन कर दिया गया था 18वीं सेंचुरी में ग्रेट पावर्स की तरफ से, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। ठीक है, भले ही पोलैंड अब एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, बट स्टिल यहाँ पे जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स थी वो लोगों में जीवित रखी थी म्यूज़िक और लैंग्वेज के थ्रू। कैरोल कुरपिंस्की जो कि एक रोमांटिक आर्टिस्ट हैं पोलैंड से, इन्होंने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया अपने ओपेरास के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू। इवन इन्होंने 2 फोक डांसेस, पोलोनेज और मजूरका को जो है यहाँ पे नेशनल सिंबल बना दिया था। लैंग्वेज ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों में नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में।
रशियन ऑक्यूपेशन के बाद एक्चुअली में पॉलिश लैंग्वेज को यहाँ पे बैन कर दिया गया था, बट स्टिल जो है 1831 में इवन इसके खिलाफ एक आर्म रेबेलियन भी होता है जो कि क्रश कर दिया जाता है। इसके बाद जो मेंबर्स है क्लर्जी के पोलैंड में, वो अपनी लैंग्वेज का पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ करने लगते हैं एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। एक वेपन के रूप में, एक सिंबल ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। पहली जो ये लाइन आती है, ये एक स्टेटमेंट के रूप में हमसे क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि भाई 1830 वाज अ ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। ठीक, तो फर्स्ट हाफ जो था 19th सेंचुरी का, यहाँ पे इस बात को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई जो फर्स्ट हाफ था 19th सेंचुरी का, यहाँ पे एक इनॉर्मस ग्रोथ देखने को मिलती है पॉपुलेशन में। ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर जॉब सीकर ज़्यादा थे, एम्प्लॉयमेंट कम था, पॉपुलेशन रूरल एरियाज से माइग्रेट कर रही थी अर्बन एरियाज़ की तरफ। ठीक है। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स से टाउन में, वो स्टिफ कंपटीशन फेस कर रहे थे फ्रॉम चीप इंपोर्ट्स। फूड प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े थे जिसकी वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई जो फूड शॉर्टेज थे, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट था। ठीक है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, इससे एक स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉपुलिज्म देखने को मिलती है, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी क्रिएट हो जाती है। अब ऐसी ही कंडीशन यहाँ पे 1848 में बनी हुई थी। फूड शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो पॉपुलेशन थी पेरिस में, वो सड़कों पे आ जाती है और पूरी तरह से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से लुइस फिलिप जो थे, इनको यहाँ पे सब कुछ छोड़ के भागना पड़ता है। ठीक। दोबारा से यहाँ पे एक नेशनल असेंबली बनती है जिसने फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया और यूनिवर्सल मेल सफरेज यहाँ पे ग्रांट किया जाता है। ठीक। नेशनल वर्कशॉप बनाए जाते हैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। अगले टॉपिक की बात करेंगे 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ठीक है। तो पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पुअर, जो गरीब लोग थे, अनएम्प्लॉयड थे, स्टार्विंग पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, इनका तो रिवोल्ट अपना चल रहा था। उसके पैरेलली 1848 में यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक और रेवोल्यूशन चल रहा था जिसको एक्चुअली में एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थी वो लीड कर रही थी। डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो मैन एंड वुमेन फ्रॉम द लिबरल मिडिल क्लास, दे कंबाइंड देयर डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल यूनिफिकेशन की डिमांड को एक साथ मिला दिया गया था। दे टुक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ, जो बहुत तेज़ी से एक तरह से जो मोनार्की थी उसके ख़िलाफ़ जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था, ठीक, उसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे जो नेशन स्टेट की डिमांड का, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट का जो डिमांड था, उसको मर्ज कर दिया जाता है पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के साथ। ठीक, कि मतलब भाई एक नेशन स्टेट बननी चाहिए जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होनी चाहिए। बात करेंगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की, तो कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी से। जर्मनी में बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन हुआ करते थे जिनके मेंबर्स मोस्टली मिडिल क्लास के लोग हुआ करते थे। ठीक, अब ये सारे ही लोग यहाँ पे भाई जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, इनकी एक मीटिंग होती है और ये डिसाइड करते हैं कि भाई एक पार्लियामेंट बनाई जाए। फ्रैंकफर्ट सिटी में ये मीटिंग होती है और ये डिसाइड करते हैं कि एक ऑल जर्मन पार्लियामेंट नेशनल असेंबली बनाई जाए। इसी को लेकर के 18 मई 1848 को इन डिफरेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस में से 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये पहुंच जाते हैं अपनी अपनी जगह लेने के लिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जिसका पहला सेशन सेंट पॉल चर्च में कन्वीन हुआ था। ठीक है। सेंट पॉल चर्च में पहला सेशन कन्वीन हुआ था। इसके बाद सबसे पहला काम जो ये पार्लियामेंट करती है वो है एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाता है यहाँ पे जर्मनी के लिए, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ यहाँ पे जो है मतलब डिसाइड किया जाता है कि भाई जर्मन नेशन विल बी हेडेड बाय अ मोनार्की एंड हु विल बी अ सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, मतलब जो कि बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है। इन्हीं टर्म्स के साथ जब क्राउन यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है फ्रेडरिक विल्हेम IV को, जो कि किंग थे प्रशिया के, वो इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देते हैं और वो दूसरे मोनार्क्स को ज्वाइन कर लेते हैं असेंबली को अपोज करने के लिए। अब रीज़न हमसे पूछा जा सकता है कि आखिर क्यों फ्रेडरिक विल्हेम IV ने यहाँ पे इस ऑफ़र को रिजेक्ट किया। तो जाहिर सी बात है भाई कि कोई भी मोनार्क जो होगा वो एक एब्सोल्यूट पावर चाहेगा, ना कि वो ये चाहेगा कि उसकी पावर्स को लिमिट डाउन किया जाए, कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन उसकी पावर्स को लिमिट डाउन करे। ठीक है। अब चूँकि जो अपोजिशन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, और दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट ये फॉर्म हुई थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इसमें मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा थे।
ठीक है, जो अक्सर वर्कर्स और आर्टिसंस की डिमांड्स को इग्नोर कर देते थे, जिसकी वजह से उनका सपोर्ट भी ये लूज़ कर देते हैं। इस वजह से आसानी से यहाँ पे जो है इसको डिसबैन कर दिया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन। ये एक्चुअली नेक्स्ट पैराग्राफ है आफ्टर द प्रीवियस टॉपिक, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला जो टॉपिक था उसी के बाद अगला जो हमारा पैराग्राफ है उसी में से ये टॉपिक निकाला गया है। तो अगर हम बात करें इस मुद्दे की तो भाई ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है, क्योंकि जो भी प्रोटेस्ट हुए, रेवोल्यूशंस हुए, स्ट्राइक्स वगैरह हुए, हर एक में जो महिलाएं थी उन्होंने बहुत ही बड़ी संख्या में लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एक्चुअली हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली, है ना। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता था, ठीक है, कि बिकॉज ऑफ दिस पार्टिसिपेशन उनको आगे चल के वोटिंग राइट्स वगैरह मिलेंगे, उनका एक सोशल अपलिफ्टमेंट होगा। ठीक है, इन्होंने इवन अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए, न्यूज़पेपर शुरू किए, पॉलिटिकल मीटिंग्स में हिस्से लिए, डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह में पार्टिसिपेट किया। इसका इतना कुछ करने के बावजूद भी जो है इनको सफ़रेज राइट्स यानी कि वोटिंग राइट्स यहाँ पे डिनाई कर दिए जाते हैं। ठीक, इवन जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन होती है सेंट पॉल चर्च के अंदर, तो वुमेन वर ओनली अलाउड एज ऑब्जर्वर्स। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि क्या स्टेटस था वुमेन का उस समय। ठीक है, यहाँ पे ये इमेज हमें दिखाई गई है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो पहला सेशन सेंट पॉल चर्च के अंदर कन्वीन हुआ था। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर ये जर्मेनिया का जो है इमेज दिखाया, स्टैचू यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अगले टॉपिक में आ जाते हैं। वाई कंजर्वेटिव रेजाइम्स इंट्रोड्यूस्ड सम चेंजेस आफ्टर 1848 लिबरल रेवोल्यूशन। कुछ चेंजेस जो यहाँ पे कंजर्वेटिव ने इंट्रोड्यूस किए, अडॉप्ट किए 1848 लिबरल रेवोल्यूशन के बाद। तो क्या चेंजेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे इसको समझते हैं ज़रा। पहला पॉइंट हमें बता रहा है कि भाई भले ही यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे उन्होंने लिबरल मूवमेंट जो था 1848 का उसको सप्रेस कर दिया था, यानी कि जैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी और वो डिसबैन हो गई। ठीक, बट दे वर नॉट एबल टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। पुराने जैसा मतलब जो एक एनवायरनमेंट था, जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वो चीज़ वापस नहीं आ पाती है। मोनार्क्स बिगिनिंग टू रियलाइज़, उन्हें समझ में आ गया था कि ये जो साइकिल है रेवोल्यूशन और रिप्रेशन का, ये तभी ख़त्म होगा जब हम कुछ कंसेशंस यहाँ पे ग्रांट करें। ठीक है, तो इसीलिए 1848 के बाद यहाँ पे जो मोनार्कीज़ थी वो कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करती हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप में हो चुके थे, जैसे कि सर्वडम और बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश करना। ठीक है, और ज़्यादा ऑटोनॉमी ग्रांट करना यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो पीपल हैं उनको, जैसे कि लास्ट पॉइंट में बताया गया कि हैब्सबर्ग जो रूलर्स थे दे हैव ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू हंगेरियंस। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सो पार्ट 2 जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर अदर चैप्टर्स ऑफ सोशल साइंस। दैट्स ऑल फॉर नाउ।